हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स जो है स्टार्टिंग से, मतलब चैप्टर 1 से और जितना भी चैप्टर रहेगा सभी समाप्त कर दिया जाएगा और एक एक हेडिंग पढ़ाया जाएगा, एक एक सवाल बताया जाएगा, एक एक निगमन बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है अध्याय आपका पहला है क्लास 12 का। और आप लोग प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं अध्याय 1 से एक एक हेडिंग पढ़ाऊंगा, एक एक परिभाषा समझाऊंगा, एक एक बीमा, एक एक सूत्र सभी बताएंगे और एक एक मात्रक। ठीक है, तो आपका वीडियो जो है 1 2 3 4 ऐसे करके बनेगा। ठीक है, मतलब कम समय में ज्यादा नॉलेज, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे देखिए डिफिनेशन जो है पहले से लिख रखा है ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है लिख रखा है और आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से यहीं से आप पूरा समझ सकते हैं और फेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप घर पे बैठे बैठे आप लोग नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आपको मैंने शुरू से एकदम एक एक हेडिंग पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग 2026 में पेपर देने वाले हैं, क्लास 11 से 12 में जाने वाले हैं, आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अभी से जो है वीडियो इसका बनाना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला अध्याय मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे देखिए क्लास 12 का जो है इकाई 1 स्थिर विद्युत की। ठीक है, यहाँ पे देखिए अध्याय 1 है, खंड क का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खंड क और ख करके है, 2 बुक है इसमें, भाग 1 भाग 2 करके। ठीक है, और यहाँ पे एनसीईआरटी को ध्यान देते हुए मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो पहला हेडिंग क्या लिखे है मैंने, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों इसका परिभाषा यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब देखिए इसके बाद इसे हम लोग स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। अगर कोई पूछेगा इसका फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर एन ई होता है। एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी होता है। ठीक है, अगर आपको ये परिभाषा, ये जो परिभाषा है, अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है, अगर परिभाषा याद नहीं हो पा रहा है, तो देखिए एक बार समझ लीजिए, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। और अलग से एक परिभाषा और क्या बना सकते हैं, आई क्या होता है, धारा होता है, टी क्या होता है, समय। धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। इतना छोटा सा परिभाषा में बता दे रहा हूं। अगर कोई अगला, इसके अलावा भी परिभाषा में बता दे रहा हूं, धारा, आई धारा होता है, धारा और समय के गुणनफल को ही विद्युत आवेश कहते हैं। ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये भी लिखना चाहते हैं तो अथवा में यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये अथवा में। तो आप, मैंने यहाँ पे एक ही परिभाषा लिखा है ताकि ज्यादा बड़ा नोट्स ना बनाए, कम नोट्स में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने अथवा में भी नहीं लिखा, ये आप समझ सकते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण, पहले ये वाला याद कर लीजिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इसका सूत्र मैंने बताया, क्यू बराबर एन ई होता है और एक क्यू बराबर आई टी होता है। अब कहेंगे सर क्यू क्या है, क्यू तो मैंने बता दिया, आवेश है। ठीक है, आवेश मतलब इससे क्यू आवेश ही है ना, विद्युत आवेश। अब देखिए यन जो है, यन क्या होता है, मैंने यहाँ पे जहां पे लिख दिया, यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका ई का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये इसलिए याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों ये जो है इसी से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, इसी से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। 1 नंबर 2 नंबर वाला प्रश्न इसी से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई का मान याद करना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आई क्या होता है, विद्युत धारा होता है, टी समय होता है, 1 कूलाम मान। अगर कहीं पे भी कूलाम का मान नहीं देता है तो 1 कूलाम का मान 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी याद कर लीजिएगा, कहीं कहीं यूज होगा। तो यहां पे देखिए इसका मैंने जो क्यू बराबर आई टी बताया था, इसका एक फार्मूला, मतलब एक जो है परिभाषा और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आई धारा होता है, टी समय, मैंने यहां पे बताया आई धारा और टी समय। अगर इसका परिभाषा बनाना चाहे तो आई धारा और समय के गुणनफल को, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को ही विद्युत आवेश कहते हैं। ये भी डिफिनेशन हम लोग अपने से बना सकते हैं। कितना छोटा सा डिफिनेशन है और आपको याद भी हो जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, गुणा मतलब गुणा है ना इसके बीच में यहाँ पे इनटू। ठीक है, धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते
है। ये भी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं अथवा में जानने के लिए, नहीं तो ये परिभाषा मैंने लिखा ही है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। और इसका मैंने सूत्र जो क्यू बराबर यानी यहाँ पे लिखा दिया क्यू बराबर IT ये भी, और इसको मैंने बता भी दिया। अब अगर इसके बाद इसके अलावा इसका मात्रक क्या होता है, देखो इसका मात्रक आई का एम्पियर होता है, मतलब आई मतलब धारा का मात्रक एम्पियर, और टी का सेकंड होता है। इसको या हम एक और मात्रक लिख सकते हैं ESU, ई स्मॉल ESU, ये भी मात्रक होता है, ठीक है। जो है छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन, ठीक है। और इसका बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। इसका बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। इसका बहुत कम ही यूज होता है, सबसे ज्यादा यही इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका सही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद नहीं कोई दिक्कत नहीं, और इसको अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना लिखना जरूरी है, यहां से ये जो परिभाषा है यहां तक, ठीक है। और इसको अगर नहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक है। इसके आगे जो मैं परिभाषा बताने लगा हूं इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, पहले इतना समझिएगा। ये जो पूरा है इसको आप स्टार्ट करके चैप्टर डाल लीजिएगा कॉपी में, और इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे, मतलब ये जो आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, इसमें जो थंबनेल में मैंने यही थंबनेल रहेगा, सिर्फ 1 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग जो है ऐसे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। आज से वीडियो स्टार्ट कर दिया हूं, डेली आपका वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप चैनल सब्सक्राइब अगर किए रहेंगे तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग देख करके फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डेली आपको पढ़ना है, चाहे 10 ही मिनट पढ़ा, चाहे 20 ही मिनट, चाहे 30 ही मिनट, चाहे जितना हम पढ़ाए उतना आप लोग डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि जानते हैं दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप लोग सुने होंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों अगर हम एक परिभाषा या 2 ही परिभाषा बताए या 3 ही परिभाषा बताए तो आपको डेली पढ़ना है और डेली नोट्स बनाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जब स्कूल खुलेगा तब जाएंगे तो आप आधा पढ़ चुके रहेंगे, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इकाई 1 स्थिर विद्युत की, और इसमें अध्याय 1 खंड 1 का जो है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। यहाँ पे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र ये आपका चैप्टर का नाम था। तो आई होप आपको समझते कि विद्युत आवेश के प्रकार, यहाँ पे देखिए अगला क्या है हेडिंग, विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला नंबर यह 2 प्रकार का होता है। अब पहला क्या है? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को धनावेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को ऋणावेश कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज का डिफिनेशन क्या होगा धनावेश का? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ क्या हो जाते हैं? धनावेश हो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला है आपका ऋणावेश क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगला क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसका डेफिनेशन क्या होगा? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इसमें अधिकता उसमें कमी रहेगा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो उस पर जो उत्पन्न आवेश होंगे ऋणावेश होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने? उदाहरण में, जब एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेश हो जाती है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिएगा। उदाहरण क्या है? जब एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ ऋणावेश हो जाती है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण। आज बताने वाला हूं विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश के मूलभूत जो गुण होते हैं क्या होते हैं। देखिए विद्युत आवेश के निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। विद्युत आवेश में निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। इसमें पहला हेडिंग है
जो है प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण क्या होता है। तो प्रतिकर्षण क्या होता है दोस्तों, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि प्रतिकर्षण क्या होता है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे देखिए सजातीय आवेश क्या होता है, प्लस और प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, शीत करते हैं। ये जो है प्लस प्लस से प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस माइनस से भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये जानते रहिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, बी पॉइंट में आकर्षित। आकर्षित क्या होता है दोस्तों, तो यहां पे देखिए विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए प्लस माइनस क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं। और माइनस प्लस ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। याद हो गया आपको डिफिनेशन। अब देखिए अगला क्या है, क्या है, आवेशों का संरक्षण, कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका डिफिनेशन क्या होगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका एग्जांपल मैंने यहां लिख रखा है। एग्जांपल क्या होगा, जब किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु धनावेश तथा दूसरी वस्तु ऋणावेश हो जाती है। एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, दूसरी वस्तु को उतने ही इलेक्ट्रॉनों की लाभ होती है। अगर आपस में रगड़ेंगे, जो एक वस्तु ऋणावेश होगी, एक वस्तु धनावेश होगी, जितना इसमें ऋणावेश उत्पन्न होगा उसमें उतना ज्यादा होगा, जितना इसमें कमी होगा उसमें उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्या है, देखिए दोस्तों आपका अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है विद्युत आवेशों की योज्यता, तीसरा पॉइंट में है, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसमें विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हेडिंग है दोस्तों, हेडिंग था विद्युत आवेश की योज्यता। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पे मैंने लिख रखा है, यहां पे समझ सकते हैं, फार्मूला ही समझिए इसको, ठीक है। Q बराबर प्लस Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस डॉट 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 Qn तक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये अगला हेडिंग है चौथा, आवेशों का क्वांटीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आवेशों का क्वांटीकरण, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, प्राकृत में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्व गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। प्राकृत में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। इस आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुता कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो प्राकृत में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्व गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। प्राकृत में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्व गुणज के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है। इस आवेश का मतलब इसे लिख सकते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण मैंने एक लिखा है, जो पहला मैंने पढ़ाया था विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पढ़ाया था, इसमें मैंने फार्मूला कराया था Q बराबर यानी, और एक कराया था Q बराबर IT। तो उससे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रखा है, उससे पे कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, पहला एग्जाम्पल, एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित हैं, तो इस पर समान अवस्था, मतलब इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकता या कम है, मतलब एक क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁹ कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, मतलब एक कूलाम दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग हल करेंगे इसे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हल, ठीक है। यहाँ पे हल लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कूलाम मतलब क्यों होता है, आवेश का मान दिया, Q बराबर दिया है 2.0 × 10⁻⁹ कूलाम दिया है। कूलाम को हम C से लिख सकते हैं और आवेश को Q से। और देखिए ऋणावेश है तो ऋणावेश के लिए माइनस लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ माइनस मैंने लगा दिया। और अब इसके बाद इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, तो मतलब n का मान पूछ रहा है,
यन का मान पूछ रहा है दोस्तों। और ई का मान क्या होता है दोस्तों, ई बराबर मैंने पढ़ाया था पहला पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिएगा, 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम, ये ई का मान होता है। ई का मान क्या होता है, 1.6 × 10 पावर -19 कूलाम होता है ई का मान, ठीक है। अब ई का मान इतना है दोस्तों। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको हम हल कैसे करेंगे। सूत्र क्या मैंने लिखा था, Q बराबर एन ई, यही फार्मूला लिखा था, Q बराबर एन ई फार्मूला लिखा था। अगर हम Q को बटे में भेज दें, जैसे Q बट्टा ई कर दे बराबर एन, तो ये भी फार्मूला बन जाएगा ना। ये ई को बटे में भेज दें तो Q बट्टा ई बराबर एन, तो इसको हम एन बराबर Q बट्टा ई, अगर Q का मान कितना है 2.0, यहाँ पे देखिए 2.0 × 10 पावर -9, ये माइनस में है, बट्टा ई का मान 1.6 × 10 पावर -19, ये इसका मान होता है। ये मैंने इस फार्मूला में बैठा दिया, ये 10 कट गया, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एन बराबर माइनस प्लस माइनस से माइनस ही रहेगा। यहाँ पे 16 को 20 से भाग करना है, मतलब 16 को हम 20 से भाग करेंगे, 16 का 16, 4 बचेगा, 10 में लगाएंगे 40, 16 दूना 32, कितना बचेगा 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, मतलब 1.25, ये इससे कटा तो यहाँ पर 19 था, तो ये -19 माइनस कितना आएगा दोस्तों, -10 आएगा। 10 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस में 10, 10 की पावर 10, ये क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये आपका यही आंसर कर दीजिए, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपका क्वेश्चन जो है अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, जब सभी प्रश्न का जो है सवाल अलग से मैं कराऊंगा, तो मैंने इसी में सोचा इस एक क्वेश्चन बता दिया जाए, तो इसके आगे मैं जब कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको हम अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका इस प्रश्न पर मतलब इस उत्तर पे लग गया प्रश्न, आपको एक मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। कूलाम का नियम क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने परिभाषा लिख भी रखा है ताकि आपको समय ज़्यादा ना लगे, आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले आपको। तो यहाँ देखिए सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम के प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते है। ये आपका परिभाषा हो सकता है, कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, और फिर भी आप लोग करिएगा तो यही उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है। अब उसके बाद देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका जब इसका हम निगमन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए दो स्थिर बिंदु है, दो स्थिर बिंदु मतलब मान लो यहाँ पे Q1 हो गया और यहाँ पे Q2 मान लो, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, R है, इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या है R, तो मैंने यहाँ पे R लिख लिया है, इनकी बीच की दूरी R। अब देखिए इनके बीच की दूरी R है, तो मैंने यहाँ पे देखिए दो स्थिर बिंदु, स्थिर मतलब रुकी हुई बिंदु है, तो यहाँ पे एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। तो एक पहले Q1 और एक Q2, ये दोनों क्या है स्थिर बिंदु है। तो यहाँ पे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, माना दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2, देखिए यहाँ पे Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है मतलब फिगर बनाया है, इसी से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। माना दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर, तो या R मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो R दूरी पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसके आगे, तो इसके बीच लगने वाला बल
तो इसके बीच लगने वाला बल, तो दोस्तों बल क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये दो स्थिर बिंदु, एक ये है एक ये है, एक Q1 है एक Q2 है, इससे के बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो इसके बीच लगने वाला बल, बल क्या होता है दोस्तों, F। तो F बराबर, यहाँ पे देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, तो यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है ना, अनुपाती होता है। तो ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो दोनों आवेश क्या है, एक Q1 है और एक Q2 है, एक Q1 है एक Q2 है। अभी दो आवेश यहाँ गुणा कर दिए। अब इसका क्या है, गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। अनुकरणपाती कैसा होता है दोस्तों, ऐसे होता है अनुकरणपाती, ए वाला होता है। ठीक है, इसको हम अनुकरणपाती बोलते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहा हूँ, ये क्या है, समीकरण 1 है। इसी प्रकार अब यहाँ पे अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी देखो, या उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी ये है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा होता है। ये देखिए ये अनुकरणपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, जैसे देखिए एफ अनुकरणपाती, अब यहाँ 1/r², ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा होता है। जैसे देखो क्यू का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/q आ जाएगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है बटा में दोस्तों। ठीक है, इसको बटा में लिखना। तो यहाँ पे देखिए तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब यहाँ स्क्वायर लगा दिया हूँ, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बीच की दूरी r था, तो इसी का हम व्युत्क्रमानुपाती करेंगे बटे में, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये f अनुकरणपाती रहेगा ही। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ समझ लेना, ये जो परिभाषा कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुकरणपाती, ये अनुकरणपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा होता है। ठीक है, इसी से मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, और कहीं से नहीं। ठीक है, इतना आपको याद होना जरूरी है, और इसको नोट्स में ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ। अब इनका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ अनुकरणपाती, इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो एक का गुणा इसमें होगा, ये नहीं कि हर वाला गुणा होगा। जब गुणा कराते हैं, जैसे देखो 1/2 है, इसमें हम 3 गुणा कराएंगे तो इसका कितना, इसका इसमें होगा 3/2 हो जाएगा। गुणा ऐसे होता है, ऊपर ऊपर गुणा होता है, हर वाला हर में ही होता है। तो यहाँ हर में कुछ दिया नहीं तो हर रहेगा ही। ऐसे जब हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इन दोनों में, तो एक में इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा Q1 व Q2 बटे r², ये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा ना, मतलब गुणा करा देंगे ना, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर इतना हम गुणा करा देंगे। ठीक है, अब इतना जब गुणा करा देंगे दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जब गुणा कराएंगे तो आपका ये k नियतांक आ जाएगा। चलिए अब इसके आगे यहाँ बता दे रहा हूँ, इसके आगे इस तरफ। ठीक है, तो इसके आगे चलिए अब इसके आगे हम इधर बता देते हैं। तो यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ इधर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दिया। अब देखिए ये एफ, हम जैसे मान लो ये एफ है ना, इसको अगर हम यहीं लिख दे रहा हूँ, एफ अनुकरणपाती हटाएंगे, ये अनुकरणपाती हटा के बराबर लगाएंगे तो यहाँ पे एक के नियतांक आ जाता है, के नियतांक आ जाएगा। यहाँ पे Q1 व Q2 बटे ये 1 है, r² रहेगा ही। ठीक है, अब के का मान क्या होता है दोस्तों, के का मान होता है 1/4 पाई अपसिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई अपसिलॉन एक के का मान होता है, इंटू Q1 व Q2 बटे r²। ये आपका जो है फार्मूला हो जाएगा, यही आपका निगमन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका फार्मूला जो है निगमन हो गया। इसका मान न्यूटन होता है, मात्रक न्यूटन। ठीक है, और दोस्तों अगर हम इसके जगह पे ये भी रख सकता हूँ, यह बराबर 1/4 पाई अपसिलॉन का मान क्या होता है, 9.90 × 10⁻9। ठीक है, इंटू Q1 व Q2 बटे r²। इसका मान ये भी होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मान तो न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये जो के का मान है, यहाँ पे देखिए जहाँ के क्या है, अनुकरणपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, ये के क्या है, अनुकरणपाती नियतांक। के का मान क्या होता है दोस्तों, के जान लीजिए। अगर के आपका क्या है, अनुकरणपाती नियतांक है, तो हम इसका क्या करेंगे, के जो अनुकरणपाती नियतांक है, के का मान भी लिखेंगे।
ठीक है। के का मान क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया के का मान ये दोनों होता है, ठीक। के का मान ए भी होता है, ए भी होता है ना, तो के का मान 1/4πε0 भी होता है और 9.0 भी होता है, ठीक है। तो के का मान इन दोनों यही दोनों होता है, ठीक है। और के का मान ये दोनों होता है, तो दोस्तों इसका हम लोग मात्रक भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ के बराबर 1/4πε0 बराबर 1, यहाँ लिख दो 9.0 और इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, जो इसका जैसे 1/4πε0 9.0 इसका हम लोग क्या करेंगे, मात्रक भी लिखेंगे। मात्रक जो होता है दोस्तों, मात्रक हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक है ना, 1/4 मतलब 1/4πε0 का मात्रक भी है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा 1/4πε0 का मात्रक क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको मैंने बता दिया नॉलेज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये एप्सिलॉन क्या होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता थोड़ा सा इसमें मिटाने वाला विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान भी होता है दोस्तों, ठीक है। इसका मान भी याद करना है, ताकि सवाल लगाएंगे तो उसमें भी यूज होगा, ठीक है। तो इसका मैं मान भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, यही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये अब इसका मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 ये होता है एप्सिलॉन का जो है मान। कहीं नहीं दिया रहेगा तो इसका एप्सिलॉन का मान क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एप्सिलॉन का मान जो है ये लिखेंगे, ठीक है। ये आपका मान होता है, सवाल में बैठा करके लगाएंगे, कभी यूज़ होगा तो हम बताएंगे आपको सवाल कराते समय, ठीक है। और इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन का मान ये होता है, इसका मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका मात्रक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह इसका मान है। अगर हम पूछेंगे एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए लीजिए, यहाँ पे जगह बचा, यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो है एप्सिलॉन का बीमा, यहीं लिख दें, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन का बीमा कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ m⁻⁻1 l⁻−3 t⁻4 1/2 ये क्या है, एप्सिलॉन का बीमा, ठीक दोस्तों। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एप्सिलॉन का बीमा है, तो इसको याद कर लीजिए, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है, ठीक है, बहुत बार पूछता है 1 नंबर के लिए, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन का बीमा होता है, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको इतना आपको करना रहेगा, तब जाके आपका जो है 6 नंबर एग्जाम में पूछता है, 6 नंबर में बहुविकल्पी जो है निगमन पूछता है, तो आपको इतना करना रहेगा, तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना हम लोग अगर एग्जाम में करके आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपका निगमन यहीं तक है, यहीं तक प्रूव हो जाएगा। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे ही, ठीक है, इसको तो पूरा लिखेंगे नॉलेज के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया। नियम का निगमन कराया था, ठीक है, उस पर क्वेश्चन नहीं कराए थे। इस वीडियो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, तो इनके बीच की दूरी, ठीक है, पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितना बल लगे, मतलब बल है, बल मतलब F का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम फिगर यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फिगर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया Q1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मान लिया Q2, इसके बीच की दूरी क्या होता था, R, मैंने बताया था आपको जो है निगमन में, ठीक है, ऐसे बताया था इसका फिगर में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जो बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी कितना दिया था, 30 सेमी, तो इसके जगह पे कितना दिया है दोस्तों, 30 सेमी, तो यहाँ पे दिया है 30 सेमी, ठीक है। अब सेमी दिया है, सेमी को अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 × 10⁻² मीटर हो गया, ठीक है, इतना आपका
मीटर हो गया, हम मीटर में चेंज कर रहा हूँ तब, ठीक है। मीटर में चेंज करेंगे 10 पावर माइनस 200 गुणा हो जाएगा। Q1 का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों, Q1 का मान दिया है यहाँ पे देखिए 2 छोटे आवेशित गोले पर, तो Q1 का मान दिया है 2 गुणे 10 पावर माइनस 7 और Q2 का मान दिया है 3 गुणे 10 पावर माइनस 7 कूलम। ये मान दिया हुआ, ठीक दोस्तों। ये मैंने आपका जो है फिगर भी बना दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फिगर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मतलब एक फिगर बना लिए, तब इसको हम जो है फिगर जब बना लिए दोस्तों, अब इसके बाद कैसे लिखेंगे आप देखिएगा थोड़ा सा। जो दिया है, पहला क्या दिया है, Q1 का मान कितना दिया था, 2 गुणे 10 पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 का मान कितना दिया है दोस्तों, Q2 का मान 3 गुणे 10 पावर माइनस 7 कूलम दिया है, ठीक है। R का मान कितना दिया था, 30 दिया था, इसको 30 सेमी दिया था ना, सेमी को चेंज किया मीटर में, 10 पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। और कूलम का नियम का सूत्र क्या होता है, कूलम के नियम से सूत्र मैंने क्या बताया था, F बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q1 व Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका मैंने फार्मूला जो है निगमन कराया था, ठीक है। उस वीडियो में मैंने निगमन कराया था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले से हमें लगाना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले इतना लिखना और ये फिगर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, F बराबर, हमें यहाँ पे F का मान भी पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे कितना बल लगेगा, F का मान पूछ रहा था। इतना लिखने के बाद F का मान पूछ रहा है, तो ये कूलम का नियम से हम लोग F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका मान, इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 पावर 9 होता है, ठीक है। इंटू Q1 का मान दिया दोस्तों 2 गुणे 10 पावर माइनस 7, और Q2 का मान कितना दिया है, 3 गुणे 10 पावर माइनस 7, ठीक है। कूलम दिया ही है, बटे ये पूरे बटे भी मान सकते हैं क्योंकि R है ना। R का मान कितना दिया है, 3 गुणे 10 पावर 3, मतलब 30 गुणे 10 पावर माइनस 2, ये है R2, मतलब R का मान है, तो R स्क्वायर है, R स्क्वायर कर देंगे। ये जो F है, F किसके बराबर, मतलब इसी के बराबर है ना, इसको रहने देंगे। अब देखिए इसके बाद F बराबर, अब देखो इसका हम इसमें गुणा कराएं, 3 दूना 6, तो 9 6 54 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 54। देखो 9 दूना 18, 18 36 38 54 हो गया, गुड़े 10 पावर 7 10 पावर 7 माइनस माइनस से जुड़ेगा, माइनस 14 हो जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे 10 पावर माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। बटे इसका हम क्या करेंगे, 30 का वर्ग करेंगे, तो 30 का वर्ग क्या होता है, 900 होता है, 900 इंटू इसका वर्ग करेंगे 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, ये इसका 30 का वर्ग 900 हो जाएगा, मतलब 30 में 30 का गुणा कर देंगे 900 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यह बराबर 54 गुणे 10 पावर माइनस 1 आ जाएगा, बटे यहाँ पे 900, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद मैं ये फिगर मिटा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिगर आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है F बराबर, ये 54 जो है काट सकते हैं, ठीक है, काट भी सकते हैं, 2 भेज दीजिए, 54 गुणे 10 पावर माइनस 3 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। 9 6 54, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ F बराबर 6 गुणे 10 पावर माइनस 3, इतना आपका न्यूटन ये बल लगेगा, ठीक है। तो आप यही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। इतना हम लोग करेंगे तो आपको पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ, अब दूसरा प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला प्रश्न था कूलम का नियम से। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेश गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग समझेंगे दोस्तों क्या क्या मान दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है 0.4 माइक्रो कूलम आवेशित किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले पर इस कारण वायु में 2 न्यूटन, मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो कूलम किसका मात्रक होता है, Q1, मान लो Q1 मान दिया है 0.4 माइक्रो कूलम। अब अगर हम इसको Q1 को हम ऐसे चेंज कर दें 0.4 गुणे 10 पावर माइनस 6, ये माइनस 6 करेंगे, ये माइक्रो का मान होता है, कूलम हो जाएगा, मतलब Q1 का मान 0.4
गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम Q2 लिखेंगे दोस्तों। Q2 का मान क्या दिया है यहाँ पे देखिए, यह दूसरा गोले पर इतना वैसे कितना है 0.8 माइक्रो कूलाम, तो इसको हम 0.8 गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलाम कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें 0.2 न्यूटन बल मतलब F को मान दिया है, यह बराबर 0.2 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है आवेश हो तो दोनों गोले के बीच की कितना दूरी होगा, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी मतलब R पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, R का मान पूछ रहा है इस प्रश्न में। अब R का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो मैंने फार्मूला आपको बताया था कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम का सूत्र मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 व Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये आपका मैंने फार्मूला बताया था कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से ठीक है, कूलाम के नियम से फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका मान देखिए दोस्तों, अगर सिंपल देखते हैं यहाँ पे देखियो, यह बराबर इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 पावर 9 इंटू Q1 का मान दिया है यहाँ पे देखिए 0.4 गुणे 10 पावर माइनस 6 इंटू Q2 का मान ये है ना 0.8 गुणे 10 पावर माइनस 6, ये माइनस 6 बट्टी R का मान दिया है नहीं दिया है, तो R का मान ही पूछ रहा है। ये आपका मान दिया है, ये आपका मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.2 न्यूटन, तो बराबर करके 0.2 न्यूटन रहेगा। तो ये किसके बराबर है दोस्तों, सूत्र ऐसे काट दे रहा हूँ, देखो यहाँ F का मान मैंने रख दिया और इसका मान यहाँ रख दिया मैंने, और Q1 Q2 का मान यहाँ रख दिया, और R स्क्वायर था, R स्क्वायर यहाँ रहने दो। अब देखो इसको हम इधर भेज दे रहा हूँ, मतलब इसको इधर भेजेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखो तो इसको हम इधर भेज दे रहा हूँ, R स्क्वायर बराबर यहाँ पे 9 चौक या 8 चौक 32, और नहीं अभी रुके रहो, देखो 9 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 6 6 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा -3 आएगा, इंटू 0.4 इंटू 0.8। ठीक है, उसको मैंने काट पीट दिया, इसको 0.2 नीचे भेज देंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ 0.2 आएगा, यहाँ 0.2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 ही होगा ना, देखो 8 दूना 16, तो 2 अंक दशमलव हो गए ऐसे। ठीक है, गुणे 10 के पावर 3। ठीक है, नीचे कुछ बचा ही नहीं है, 16 9 144 होता है, 16 9 144, 2 अंक में दशमलव हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 10 के पावर -3 था, 10 पावर -3 कर दीजिए। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे देखना कितना, ये तो जब दशमलव कटा था, ये 0 दशमलव भी हट गया था, इतना ध्यान दे, दशमलव मिल रहा था ना, दशमलव भी कट गया था, तो यहाँ पे 2 आए, 8 दूना 16, तो एक ही अंक दशमलव होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी 1 अंक लगेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 1 अंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 144 गुणे 10 पावर 4 कर दे रहा हूँ माइनस में। ठीक है, अब ये वर्ग हटाएंगे दोस्तों तो रूट भी हट जाएगा, तो ये वर्ग हटाएंगे, जैसे ही ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा संख्या 144 गुणे 10 पावर -4, तो इसका आएगा 12 गुणे 10 पावर -2, इतना मीटर, 12 गुणे 10 पावर -2, यही आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मीटर हो गया। अब इसको अगर हम ये R बराबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R बराबर मीटर को सेमी में चेंज करने के 12 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो 12 सेमी हो जाएगा अगर सेमी में चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना आंसर हो जाएगा, मीटर में है, मीटर को सेमी में चेंज करेंगे तो 10 पावर 2 माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अब इसके आगे जो परिभाषा रहेगा या निबंध रहेगा कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कूलाम के नियम पे जो है क्वेश्चन करा दूं, तो मैंने दोनों प्रश्न इसमें करा दिया दोस्तों। आपका वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो देखिए दोस्तों इसका डेफिनेशन क्या होता है, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है वही क्या कहलाती है, उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है -q आवेश रखा दिया गया है और यहाँ पे +q आवेश रख दिया गया है। इसकी अल्पतम बीच की दूरी जो है इसको हम बोलते हैं अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण जो मान। ठीक है, तो इसका बीच की दूरी कितना है 2l है। ठीक है, तो इसके अगर माध्य हम O मान लेंगे तो इधर l होगा, इधर l मतलब 2l होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों
ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव। आई होप आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम या न्यूनतम बोल सकते हैं दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगला हेडिंग है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये दोस्तों जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, कह रहा है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके मतलब बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मैंने ये भी लिखा भी है, तो मैंने क्या लिखा है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र बताया P बराबर Q इंटू 2L। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों आवेशों में से एक आवेश मैंने ले लिया तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2L है। इसके गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब P बराबर 2QL लिख सकते हैं, इसको क्रम से ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रा क्या होता है, कुलाम मीटर होता है। इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल CM। ठीक है, यहाँ पे डैश यहाँ ऐसे रहेगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो सेंटीमीटर पढ़ देंगे आप लोग। ठीक है, तो इसे कैपिटल C ऐसे से इसको पढ़ के M लिख देंगे ना, कुलाम मीटर। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक क्या होता है, डेबाई। डेबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न में आता है। तो इसका एक और मात्रक क्या होता है, डेबाई, इसको जानते रहिए। एक डेबाई का मान कितना होता है दोस्तों, एक डेबाई का मान होता है 3.3 × 10⁻³ कुलाम मीटर। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। एक डेबाई का मान क्या होता है, 3.3 × 10⁻³ कुलाम मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका बीमा क्या होता है। देखो मैंने बताया था कुलाम का जो आवेश का बीमा 80 होता है, और इसमें जो लंबाई है, दूरी, ठीक है, अल्पतम ये L ही होगा उसका, तो 80L। तो इसको हम पहले इसका क्या लिखा, Q का बीमा मतलब इसका, फिर ये लंबाई है तो इसको L ही से ही लिखेंगे, तो LTA। तो यही आपका बीमा हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको हम M⁴0 LTA लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक क्या है याद करने का, इसका ट्रिक क्या है, लता मंगेशकर आप लोग सुने होंगे, तो इसका ट्रिक क्या है, लता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने और कुछ लिखा है, इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। देखिए इसका दिशा -Q से +Q की ओर होती है। कोई दिशा पूछेगा तो क्या बताएंगे, -Q से +Q की ओर होती है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया का मोस्ट इंपॉर्टेंट निगमन कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, मैंने क्या लिखा है दोस्तों, अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आप लोग अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे निगमन करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको हम लोग कैसे निगमन करते हैं। अगर दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा दोस्तों, AB है। तो मैंने A और B मान लिया, क्या मान लिया, एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव क्या मान लिया मैंने, A और B। माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है दोस्तों, AB है। ठीक है, तो मैंने AB एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया। अब विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है दोस्तों, 2L है, 2L मीटर है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। मैंने क्या किया है, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2L मीटर है। विद्युत द्विध्रुव पर -Q तथा +Q, विद्युत द्विध्रुव पर -Q तथा +Q आवेश स्थित है या बना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर -Q तथा +Q आवेश स्थित है या बना है या रखा है। ठीक है, 2 कूलम आवेश स्थित है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर
अच्छी रेखा में एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, E ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका एक बिंदु हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बिंदु। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है, विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मीटर है, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अगर दोस्तों फिगर इसका समझ लेंगे तो आप पूरा चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, फिगर में ही सब कुछ है। अब देखिए इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो इसकी द्विध्रुव की लंबाई, अगर कोई पूछेगा विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, तो मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, आपको आई होप विद्युत ध्रुव समझ में आया होगा। मैंने इसका जो है परिभाषा बताया था, P बराबर 2QL। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने बताया था विद्युत ध्रुव आघूर्ण में। तो विद्युत ध्रुव आपका मैंने क्या किया, फिर से यहाँ पे समझ सकते हैं। मैंने क्या किया इसमें, इस फिगर में माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, AB है, विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2L मीटर है, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L है, तो हम इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे जो ये जो 2L है इसको हम L और L में बांट सकता हूँ, क्योंकि 2L है तो 2L मतलब अलग अलग L होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भी होगा, ये भी होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए टोटल तो आपका दूरी कितना है, R है, यहाँ से देखेंगे तो, और इसके बीच की दूरी क्या होगा, मतलब इसके बीच की दूरी भी आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे R में अगर हम ये टोटल L वाला घटा दें, जैसे देखिए यहाँ से आपका 5 मीटर है और इतना 2 मीटर और दिया हो, तो इसकी दूरी पूछ ले। ठीक है, तो इसकी दूरी पूछिए तो क्या करेंगे, 5 में 2 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ना, तो इसका 3, ऐसे इसको भी हम लोग L घटा देंगे इसमें, तो R माइनस L कर देंगे। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका इतना मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर टोटल पूछेंगे दूरी, टोटल दूरी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे टोटल दूरी कैसे निकालेंगे, ये R है, यहाँ पे L है, तो R प्लस L कर लीजिए, R प्लस L, ये टोटल दूरी हो जाएगा, R प्लस L टोटल दूरी हो गया। अब आपका जो ये फिगर है कंप्लीट हो गया दोस्तों, आपका फिगर इतना ही है। अब ये फिगर जो है कंप्लीट हो गया है, और आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया होगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, समझिए एक बार और। माना एक विद्युत ध्रुव AB है, विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मीटर है, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षी रेखा में, अच्छी रेखा में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैं ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए, माना एक वैद्युत ध्रुव AB है, वैद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मीटर है, 2L है, लिख तो सही रहेगा। वैद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2L है। वैद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम के, ये कूलाम है। ठीक है, कूलाम के 2 आवेश स्थित है, बना है तो बना लिख दीजिएगा, या स्थित है, स्थित सही है। ठीक है, बना है या स्थित है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने क्या किया, माना एक विद्युत ध्रुव AB है, विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मीटर है, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम 2 आवेश स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु, R मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में, यहाँ पर लिखा है ना अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति मतलब ऐसे सीधा होता है। ठीक है, अच्छी रेखा में या अच्छी स्थिति में लिख दो, सही रहेगा, में स्थित में
एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक दोस्तों, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो मानने वाला था मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है, विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मीटर है, विद्युत ध्रुव पर -Q तथा +Q कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से, यहाँ पे देखिए विद्युत ध्रुव माध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक अच्छी रेखा में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मैंने इसको ये 2L था, L अलग कर दिया, इसका लंबाई दूरी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसके आगे प्लस, देखिए यहाँ पे +Q से P की दूरी, +Q से P की दूरी P की दूरी, देखिए +Q से P की दूरी कितना है, r-L। ठीक है, कितना है, r-L। और -Q से, मतलब यहाँ -Q से P की दूरी कितना है, -Q से P की दूरी r+L, इसका r+L है। ये टोटल इतना दूरी, -Q से इतना दूरी होगा, +Q से इतना दूरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, +Q, इसके आगे +Q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने क्या बताया दोस्तों, +Q, पहले ये मैंने लिखा +Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना था, तो चीज़ मैंने लिख दिया। अब तीव्रता का मैंने फार्मूला पढ़ा दिया है। तीव्रता का मैंने सूत्र क्या बताया था दोस्तों, E बराबर 1/4 पाई अपसिलॉन Q/r²। ये मैंने आपका निगमन भी कराया था, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक। तो ये दोस्तों मैंने निगमन कराया था। ठीक है, तो इसका जो है वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो ये जो सूत्र था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का था, ठीक है, E बराबर, ठीक है, तो ये जो सूत्र है इसमें उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग E बराबर, अब इसको हम E1 मान सकते हैं। ठीक है, 1/4 पाई अपसिलॉन यहाँ पे Q, देखो चाहे जो एक आवेश लेना पड़ेगा। ठीक है, अब R, अब देखो भैया +Q से है ना, +Q यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या है, R, मतलब r-L, इसके बीच की दूरी जो रहेगा वही लिया जाएगा ना। इसमें तो सूत्र में R था, बट इसमें तो r-L है, क्योंकि +Q से P की दूरी यही है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे r-L का वर्ग, समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे -Q आवेश से, -Q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैंने क्या बताया, -Q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब -Q आवेश देखिए दोस्तों, यहाँ -Q है, यहाँ से लेकर यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो भैया इसके बीच की दूरी क्या होगा, r+L। तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यही फार्मूला अपनाएंगे, यहाँ पे जो है E2 कर देंगे। ठीक है, बराबर 1/4 पाई अपसिलॉन। ठीक है, यहाँ पे Q/r, इसका r जो है ये रखेंगे r+L का वर्ग, समीकरण 2 कर दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, इतना समीकरण 2 हो जाएगा। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसके लिए मैंने सूत्र भी बताया था, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए यहाँ पे तीव्रता E है ना। अब देखिए मैंने उसके पहले भी बताया था, जिनकी जो है तीव्रता निकालेंगे E+E, जैसे देखिए यहाँ पे ये सूत्र हो जाएगा, या परिणामी तीव्रता पूछ सकते हैं, E1 + E2 होता था।
ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे एक प्लस है माइनस है, तो इसमें क्या होगा, पहला प्लस वाला फिर दूसरा माइनस वाला, तो प्लस और माइनस से माइनस वाला सूत्र लग जाएगा, घट जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। प्लस पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या यहाँ पे क्या लिख सकते थे, परिणामी तीव्रता, ये भी लिख सकते थे बट नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लिखा, अब देखो यहाँ पे E बराबर E1 जो है क्या दिया है, E वाला टोटल रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, ये मैंने लिखा है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ये परिणामी तीव्रता भी बोल सकते थे इसको, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। E1 का मान क्या दिया है, 1/4 पाई अपसे नॉल्ट, क्या दिया है, 1/4 पाई अपसे नॉल्ट, ठीक है। और Q बटा क्या दिया है, R माइनस L का वर्ग, ठीक है, माइनस, अब Q2 है मतलब E2 है, ठीक है, E2 का मान ये दिया है, तो 1/4 पाई अपसे नॉल्ट Q बटा R प्लस L का वर्ग। अब देखिए E बराबर 1/4 पाई अपसे नॉल्ट, सब में मिल रहा है, Q भी मिल रहा है, तो Q/4 पाई अपसे नॉल्ट कॉमन कर देंगे, यहाँ पे 1/R माइनस L का वर्ग हो जाएगा, माइनस 1/R प्लस L का वर्ग हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। ये तो ये भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे E बराबर Q/4 पाई अपसे नॉल्ट। अब हम इसको अगर लस लें, इसका इधर गुणा करा दें तो R प्लस L हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस इसका इधर गुणा कराएंगे R माइनस L का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। बट ये दोनों सेम उतर जाएगा, R माइनस L का वर्ग और यहाँ पे R प्लस L का वर्ग, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा E बराबर Q/4 पाई अपसे नॉल्ट। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, A² माइनस B² सूत्र होता है, पहला क्वेश्चन में A प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों A माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। तो ए वाला अपनाएंगे, इसको A मानेंगे, इसको B, तो पूरे को A मानना है, मतलब R प्लस L A है, अब प्लस B मतलब R माइनस L A B हो गया, R प्लस मतलब A प्लस B हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी, A पूरा लिखिए, ए हो गया, माइनस बी मतलब ए हो जाएगा आर माइनस एल, तो माइनस ए मतलब ए माइनस बी होगा, जैसे ए माइनस बी है तो ऐसे ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस गुणा यहाँ होगा प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन ए माइनस बी बन रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए किसका सूत्र बन रहा है, जैसे आर प्लस एल कर लीजिए और फिर क्या लिखेंगे, आर माइनस एल कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे जो है मजला कोष्टक लगा के जैसे ऐसे कर सकता हूँ, ये वर्ग, क्योंकि ये दोनों वर्ग बाहर कर सकता हूँ। तो ये सूत्र बन रहा है किसका, पहले क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी, किसका सूत्र, A² माइनस B²। तो ये फार्मूला बनेगा, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकता हूँ A² माइनस B², ये इसका मतलब R² माइनस L², ऐसे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब इसका वर्ग बाहर भी था, तो ये बाहर एक वर्ग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप लिखे होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब हम लोग E बराबर Q/4 पाई अपसे नॉल्ट, यहाँ पे देखेंगे L कट जाएगा तो 2R बचेगा, ठीक है, इंटू R कट जाएगा 2L बचेगा, 2L बटा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब अगर हम गुणा कराएं E बराबर, तो इसमें अगर हम गुणा कराएं तो क्या हो जाए, 1/4 पाई अपसे नॉल्ट, यहाँ पे 2QL, इसको अलग कर दीजिए 2R बटे यहाँ पे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसको भी मिटा सकते हैं यहाँ पे, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम नीचे इसके बता दे रहे हैं। तो E बराबर 1/4 पाई अपसे नॉल्ट, देखिए ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, P बराबर होता है 2QL, ये मैंने बता दिया था, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र है, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग ये रखेंगे, तो P रख देंगे इसके जगह इंटू 2R। अब बटे, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ये R का जो मान है L के सापेक्ष काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ समझो, देखो ये जो R का मान है देखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा है। अब इसके अपेक्षा ये जो इसकी लंबाई है, दूरी कम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दीजिएगा जो L लेस मोर देन R, मतलब L
जो है आर का मान जो है एल से काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे मैंने मुँह खोल दिया, जैसे देखो 5 यहाँ अच्छा होता है तो इससे मुँह खोलते हैं ना, तो ऐसे इसमें भी लेस मोर देन यहाँ पे जो आर हो जाएगा, मतलब एल से ये बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एल बराबर 0 रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे, ठीक है, नगड़ मान लेंगे, मतलब 0 मान के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसमें रखें चूँकि लगा करके, तो यहाँ पे यल के जगह क्या रखेंगे, 0 को वर्क करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 घटाएंगे, या यहीं पे रख सकते थे, यहीं पे अगर रख देंगे 0, ठीक है, इसी जगह 0 रख देंगे, 0 को वर्क करेंगे 0 ही आएगा। अब 0 घटाएंगे तो आर स्क्वायर आएगा, इसके पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, वही रहेगा। अब हम देखेंगे ई बराबर इतना तो दिखाई दे रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो p है इंटू 2r बटा ये r घाते 4 का 2 दूना 4 कर सकते हैं, एक r से कट जाएगा, ठीक है, इतना ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे देखेंगे 2p मतलब गुणा करा देंगे बटे एक, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे एक रहा था r और यहाँ r घाते 4 था ना, तो एक तो कम हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसका निगमन हो गया, ठीक है। और एक ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 9.0 × 10⁹ 9 × 2p बटा r³, इससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये प्रूव्ड हो गया, यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा, इसी पे आप लोग प्रूव कर दीजिए। इतना कर पाएंगे तो आप लोग जो एग्ज़ाम में अच्छे से प्रूव कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। निरक्षी रेखा पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस का निगमन करने वाला हूँ, ठीक है। अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो आपको जो है इसका निगमन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा विद्युत ध्रुव की निरक्षी रेखा पे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले अच्छी स्थिति करा दिया था, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आज मैं कराने वाला हूँ निरक्षी रेखा पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ऑन द इक्वेलेशन लाइन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये जो निरक्षी रेखा पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे। मैंने क्या किया, माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। माना एक विद्युत ध्रुव क्या है दोस्तों, ए बी है। माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे ए और बी मान लिया। माना विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2l है, 2l मीटर मान सकते हैं, ठीक है। विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या मानेंगे, 2l मीटर, ठीक है। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद विद्युत ध्रुव के माध्यबिंदु ओ से, विद्युत ध्रुव के माध्यबिंदु ओ से, वो यहाँ बना दीजिए, विद्युत ध्रुव के माध्यबिंदु ओ से। अब यहाँ पे निरक्षी रेखा में अभिलंबवत ऊपर r मीटर की दूरी पर, अभिलंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु क्या है दोस्तों, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने शुरू में यहाँ पे माना है, माना एक विद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है, विद्युत ध्रुव की लंबाई क्या है, 2l मीटर है। विद्युत ध्रुव पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू 2 कूलाम आवेश स्थित है। विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु ओ से अभिलंबवत r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E ज्ञात करनी है। अब देखेंगे थोड़ा दोस्तों, अगर हम इसी के सीधे में ऐसे मिलाएं हैं तो यहाँ पे जो है E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा, और ये जो है ऐसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो E2 cos थीटा, ठीक है। और इधर ऊपर जाएंगे तो E1 sin थीटा होगा, इधर जाएंगे E2 sin थीटा। बट दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निष्क्रिय हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 अंश का मान 1 होता है। तो हम लोग जब रखेंगे उसमें तो 0 हो जाएगा। एक दूसरे के निष्क्रिय, एक दूसरे के अभिलंबित होने के कारण इसका मान 0 हो जाता है, बट हम लोग उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना जानते हैं, इधर लेंगे तो E1 cos थीटा, इधर E2 cos थीटा, इधर E, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माना एक विद्युत ध्रुव ए भी है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हल मतलब यहाँ पे मानूंगा, ठीक है। माना कि विद्युत ध्रुव ए बी है, विद्युत ध्रुव की
की लंबाई 2l मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2l मीटर है। ठीक दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव पर -q तथा +q कूलाम की दो आवेश स्थित है। मैंने क्या किया है, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है, विद्युत ध्रुव की लंबाई 2l मीटर है, विद्युत ध्रुव पर -q तथा +q 2 कूलाम आवेश स्थित है। इसके बाद लिखेंगे विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु। देखिए विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से, विद्युत ध्रुव के माध्य बिंदु O से अभिलंबवत r मीटर निरक्षी रेखा में एक बिंदु क्या है दोस्तों? निरक्षी रेखा में एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो मानने वाला था मैंने सभी लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दोस्तों इसका यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए टोटल 2l है। अगर यहाँ पे देखेंगे इसको हम बांटना चाहे तो बांट भी सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे बांटना चाहे, मतलब ये देखिए ये टोटल 2l है तो इसको हम l कर दे रहा हूँ, इसको भी l, मतलब इसको हम l में बांट सकता हूँ। ठीक है, ऐसे इसकी लंबाई इतना, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बांट दिया, मतलब इसका l इसका। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसकी जो दूरी है यहाँ पे r मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी हाइट भी दिया है। मतलब जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज होगा तो त्रिभुज में ये जब अभिलंब हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके जो ये अब अभिलंब है, एक ही अभिलंब पे दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। आधार भी दिया है, लंब भी दिया है, कर्ण नहीं पता है तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे थोड़ा सा अपनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, आप चाहे इधर का त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे इधर का त्रिभुज, चाहे एक तरफ का ले सकते हैं, चाहे दोनों तरफ ले सकते हैं। अगर हम POB में हल करेंगे, जैसे त्रिभुज POB में पाइथागोरस होने से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे ये त्रिभुज, ये आपका लंब, ये आधार, एक कर्ण है, तो एक सूत्र होता था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है भैया? PB, तो यहाँ पे PB कर्ण है, इसका वर्ग बराबर लंब क्या है? PO लंब है, आधार क्या है? OB आधार है। अब देखो PB इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इसका वर्ग बराबर OP, मतलब PO का मान कितना दिया? R स्क्वायर प्लस इसका मान OB का मान L स्क्वायर। ये वर्ग हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। अगर हम इसको वर्ग हटा दें, यहाँ पे PB R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको हम रूट में कर देंगे। इस स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट में आ जाएगा। इसका मान निकल गया दोस्तों, तो इसका मान कितना होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, तो आपका ये जो दोनों हो, क्योंकि दोस्तों ये जो है PA, जैसे यहाँ पे PA जो है PB के बराबर है, क्योंकि ये जो विकर्ण होंगे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज पे है ना, तो इनके जो भुजाएं होंगे ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इस पे जो विकर्ण होगा वही इस पे भी होगा, जो इस पे कर्ण है वही कर्ण इस पे भी होगा, दोनों सेम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने फिगर जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q के कारण बिंदु P पर
अब देखिए प्लस क्यू यहाँ पे है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता मैंने बताया था किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगमन कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर, ये मैंने निगमन कराया था दोस्तों, आपको याद होगा। ठीक है, ये मैंने निगमन कराया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फार्मूला था E बराबर एफ बटा क्यू नॉट, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने यही लगाना हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर। अब देखो भैया प्लस क्यू से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके बीच दूरी यही आर होगा ना, आर का मान क्या दिया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में दिया है। अब देखो इसमें आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका हम वर्ग भी करना पड़ेगा ऐसे, तो इसको हम E1 मान सकते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट से मैंने निकाल दिया, इसको समीकरण 1 मान दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार प्लस का निकालें हम तो एक बार माइनस का निकालेंगे। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर निकाले थे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर निकालना हो, सेम वही दूरी रहेगा क्योंकि इसमें भी वही इसमें भी है, तो हम लोग सेम वही फार्मूला अपनाएंगे। यहाँ पे E2 कर देंगे बस बराबर। ठीक है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे क्यू बटा आर स्क्वायर मतलब वही रहेगा, बस इसको हमें रूट में वर्क कर देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है, इसी को हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इतना आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 का, अब यहाँ पे इसके आगे हम इस तरफ बता दूँ। ठीक है, तो इस तरफ बताने के लिए दोस्तों आपको मुझे ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला जो है आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, इसे मैं इरेज करके तब बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे पाई खींच ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम समीकरण 1 और 2 से हल कर दें, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो है मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर E1 प्लस E2। अब देखो भैया E1 की जगह पे E1 cos थीटा दिया है, cos थीटा, और E2 की जगह वही cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो है अच्छी स्थिति के लिए कराया था, तो उसमें मतलब E1 माइनस E2 वो था। ठीक है, इसमें प्लस रहेगा, इतना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में ऐड रहेगा, बट उसमें माइनस आया था यहाँ पे क्योंकि R जो है बहुत बड़ा था, मतलब वो माइनस क्योंकि कारण निकाला था, इसमें ये जुड़ जाएगा तीनों। तो ये आपका फार्मूला E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपका फार्मूला हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में बैठाना है। E बराबर E1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए E1 का मान ये टोटल उठाकर यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ प्लस E2 का मान सेम यही उठा करके रख दीजिए, इतना उठा के यहाँ पर रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे cos थीटा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये दोनों सेम से मिल रहा है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये क्यू भी कॉमन मिल रहा है ना, क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया, तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा दोनों, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे 2 cos थीटा। अब इसको हम 2 हटा भी सकता हूँ, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए cos थीटा का मान निकालेंगे। अब cos थीटा का मान मैं यहाँ मिटा कर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। cos थीटा का होता है आधार बटे कड़, धार बटे कड़। देखिए त्रिभुज ये है ना, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज POB में यहाँ पे देखिए ये O जो है समकोण है, तो यहाँ पे देखिए लंब होगा, ये आधार होगा, एक कड़ होगा। तो cos थीटा का आधार बटे कड़ सूत्र होता है। आधार क्या है भैया, इसमें आधार OB है, OB आधार है, कड़ क्या है PB, तो BP कर सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा बराबर OB का मान कितना है L,
बट इसका मान कितना है ओ पी, इसका मान ये है ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है रूट में है, ठीक है ना, इसका ये मान है, इसका मान मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यह कॉस थीटा का मान निकल गया तो कॉस थीटा का मान इसमें हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा पूरे को, इतना ध्यान दीजिएगा, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, इसको ब्रैकेट को लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका जो 2 है, 2 को मैंने यहाँ पे ऐसे इंटू में 2 रहने दीजिए, इसका मान लिखेंगे एल बटा, देखिए यही इसका मान लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये 2 का गुणा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें इसका गुणा बना दें, जैसे 2QL ऐसे बना दें, तब जैसे देखिए यहाँ पे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे 2QL बटे, मतलब इसका इसमें गुणा करा दे रहा हूँ, मतलब इसका इसमें गुणा करा के क्रम से लिख दिए। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में इसके पावर 1 हो भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये भी है ना, ये वाला, इसको हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट इसको हम रूट से हटाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ये रूट हटाते हैं तो इसके पावर 1/2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 होता है। अगर हम 1 में ये देखिए दोनों सेम जुड़ रहा है, जैसे देखिए 1 घाते यम इंटू 1 घाते यन का सूत्र होता था 1 घाते यम प्लस यन, मतलब घात जुड़ जाता है ना, ये बेस सेम रहता है तो घात जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 1 है और इसमें 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो इसका लस लेंगे तो 2 + 1/2 या 3/2 आ जाएगा, तो मतलब जोड़ेंगे 3/2 आएगा। तो हम इसका जो मान है वहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मान देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि P बराबर होता था 2QL वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, ठीक है, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आप लोग पढ़े होंगे, मैंने बताया था दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतन दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे P बराबर, अगर हम इसमें बैठा दे रहा हूँ तो ये P बराबर इसमें सूत्र लगा देंगे, तो ये जो है इस पर जो है P बराबर यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बैठाने का मतलब यहाँ है इसके बराबर लिख सकता हूँ, बैठाने का मतलब इसके बराबर लिख सकता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन रहने दीजिए, ठीक है, इंटू इसके जहाँ पे P लिख देंगे, मतलब इसके पूरे जगह P रख देंगे, और ये देखिए 1/1 और 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब ये दोस्तों इतना हो जाने के बाद इसको हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे P बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 है। यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो ये आर है, आर का मान जो है यहाँ से यहाँ तक, आर का मान जो है एल का अपेक्षा बहुत बड़ा है, मतलब ये आर का मान एल का अपेक्षा बड़ा है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे लेस मोर देन, ठीक है। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लेस मोर देन लगाएंगे। अब लेस मोर देन क्या होता है, जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहीं पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे जैसे चूँकि यल लेस मोर देन जो है आर कर दो, आर काफ़ी बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे L बराबर 0 रखने पर नगड़ मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रखने पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, L बराबर 0 रखने पर, क्योंकि R का मान ज़्यादा बड़ा है तो L का मान 0, तो अब हम जहाँ जहाँ L है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे R स्क्वायर था और फिर यहाँ पे 0 स्क्वायर, क्योंकि L था, इसके पावर 3/2 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे P बटा R का जोड़ेंगे तो वही आएगा R स्क्वायर के पावर 3/2, ये और एक कट जाएगा, ठीक दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पे कट गया तो ये 2 कट गया तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन P बटा R³, यही आपका निगमन हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यही आपका, इसका मात्रा क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका निगमन हो गया, यही प्रूव हो गया, PROVED, इतना आपका प्रूव हो गया, ये इतना आपको प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पहले आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।